हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, केमिस्ट्री में आज मैं फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आ गया हूँ, रासायनिक बलगति, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ाएंगे आपको प्रथम कोट, सेकंड कोट और जीरो कोट। ठीक है, इसमें कोट बताएंगे। उसके बाद अभिक्रिया का वेग बताएंगे, अभिक्रिया का दर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अभिक्रिया के वेग से, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे हम लोग अभिक्रिया का दर भी कहते हैं। दर या रेट एक ही होता है। ठीक है, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग ये बराबर होता है। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक के सांद्रता में कमी। ठीक है, अभिकारक के हम लिख देते हैं, ये है अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिकारक के सांद्रण में या सांद्रता में, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, सांद्रण में कमी अपान अभिक्रिया में लिया गया समय। ठीक है, ये अभिक्रिया यानी ये रिएक्शन में लिया गया समय, लिया गया ये समय है। ठीक है, और ये बराबर होगा अभिक्रिया के उत्पाद में वृद्धि, यानी अभिक्रिया के उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि। हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के उत्पाद यानी प्रोडक्ट के सांद्रण यानी कंसंट्रेशन में वृद्धि। ठीक है, ठीक है, जब रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक होगा वो कम होगा, यानी वो कम होगा तो उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, सेम वही है, वृद्धि और लिया गया समय। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए टेंडिंग टू बी, कोई एक अभिक्रिया है, ये हमारा क्या अभिकारक और ये हमारा क्या उत्पाद, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट। ठीक है, तो टी इट इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसकी सांद्रता कितनी है, ए है, और इसकी क्या है 0, और टी इट इज इक्वल टू टी पर इसकी सांद्रता में जो कमी होगी वो x हो गई। तो अगर x हो गई तो a से ही तो कमी होगी, तो हम लिखते हैं a माइनस एक्स। अगर x यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर x ही बचेगा। ठीक है, कमी x हुई तो x निकल गया यहाँ से, जो x यहाँ से निकला वो प्रोडक्ट ही x बना। ठीक है, अब अभिक्रिया का जो हम वेग लिखेंगे, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो सांद्रता में कितना कमी हुई x की, और लिया गया समय हमने मान लिया है ये टी टी इक्वल टू टी पर, यही अभिक्रिया का क्या है वेग होता है। ठीक है, इसे हम लोग अभिक्रिया का औसत वेग भी कहते हैं। ठीक है, वी एवरेज यानी औसत वेग भी कहते हैं x अपान टी। ठीक है, लेकिन ये औसत वेग है। अगर हमको तात्कालिक वेग लिखना होगा, तात्कालिक वेग लिखने के लिए टी इट इज इक्वल टू डी टी, बहुत छोटे से समय के लिए। ठीक है, तो सांद्रता में कमी जो होगी वो डी सी ए, बहुत छोटी सी कमी होगी, इसे माइनस लिख सकते हैं क्योंकि सांद्रता में कमी हो रही है। तो इधर वृद्धि इसकी क्या होगी, डी सी बी। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग है हम लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग माइनस टाइम डी सी ए अपान डी टी, और ये बराबर होगा डी सी बी अपान डी टी के। ठीक है, क्योंकि जितना यहाँ से कमी होगी उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। माइनस क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सांद्रता में इधर कमी हो रही है, ये प्लस है क्योंकि प्रोडक्ट क्यों है वो बन रहा है ज़्यादा, वहाँ पे वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये हुआ अभिक्रिया का ये तात्कालिक वेग है। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। ठीक, ये ए टाइम्स कैपिटल ए प्लस बी टाइम्स कैपिटल बी। ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए सी टाइम कैपिटल सी प्लस डी टाइम कैपिटल डी है। ठीक है, ये स्टोइचोमेट्रिक गुणांक है, कोफिशिएंट है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अगर अभिक्रिया का वेग हमें लिखना होगा, जिसे हम लोग अभिक्रिया का दर भी कहते हैं या अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। ठीक है, ये बराबर होगा माइनस टाइम, जो ये स्टोइचोमेट्रिक गुणांक होगा -1 अपान ए। आपको पता है ये क्या है, कंसंट्रेशन, यानी डी सी ए अपान डी टी। ठीक है, कंसंट्रेशन में क्या हुआ, कमी अपान समय। ठीक है, ये जो होगा कॉफिशिएंट, अगर ये ना होता
ए यहाँ पर ना होता, ठीक है, कुछ भी ना होता, सिर्फ माइनस डी सी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए होगा, ये मान लीजिए यहाँ पर 1 है, अगर किसी अभिक्रिया यहाँ के लिए जैसे ए टेंडिंग टू बी हमने लिखा था, यहाँ 1 था तो वो -1 अपान 1, हमने 1 नहीं लिखा, ठीक है, तो हम इसे जनरली लेंगे, ठीक। और ये बराबर होगा -1 अपान बी डी सी बी अपान डी टी के, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, अभिकारक है यानी रिएक्टेंट है, और ये दोनों कम ही होगा तब जाके प्रोडक्ट इधर बनेगा। तो इधर जो होगा ये बराबर होगा यानी इक्वल टू होगा प्लस यहाँ पर 1 अपान सी डी सी अपान डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस, ये है प्लस 1 अपान डी डी सी डी अपान डी टी, ठीक है। ये है क्या, अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया का वेग नियम भी कहते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल ना ही ये क्वेश्चन आएगा लेकिन हम समझ हो जाएंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, ठीक है। कि अभिक्रिया 2a प्लस बी टेंडिंग टू 2c प्लस 3d के लिए C की सांद्रण में परिवर्तन की दर 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ठीक है। ये दर यानी अभिक्रिया के वेग की इकाई है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग एवं A, B तथा D के सांद्रण परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। सांद्रण परिवर्तन की दर पूछा गया है और दर क्या होता है, कंसंट्रेशन अपान टाइम यानी DC अपान DT, ठीक है। अगर A की बात की जाती है तो ये DCA अपान dt, अगर b की बात की जाती है तो हम dCb अपान dt, ये क्या है, दर है, रेट है। अगर t से हम डिवाइड कर देते हैं किसी चीज़ को, वो दर हमारा निकल जाता है समय से, ठीक है। सेम इसी प्रकार ये dCd अपान dt ज्ञात करना होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, अभिक्रिया का वेग लिखना है। ये 2a प्लस बी टेंडिंग टू 2c प्लस 3d के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा वो होगा माइनस टाइम्स 1 अपान 2a डी सी ए अपान डी टी, ठीक है। और ये बराबर होगा माइनस टाइम्स 1 अपान 1 डी सी बी अपान डी टी, ठीक है। और इसके बाद ये इट इज इक्वल टू होगा प्लस 1 अपान 2 डी सी अपान डी टी, इट इज इक्वल टू प्लस 1 अपान 3 डी सी डी अपान डी टी, ठीक है। इतना लिख लिया। और हमें क्या दिया गया है यहाँ पर कि सी की सांद्रण में परिवर्तन की दर जो है वो 1 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पूछा जा रहा है अभिक्रिया का वेग ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का वेग देखो ये सभी बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं जब यही दिया गया है, अगर ए दिया होता तो यहाँ वैल्यू रख के अभिक्रिया का वेग, ये सभी बराबर हैं आपस में। तो अभिक्रिया का अगर हमें वेग निकालना है क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है तो प्लस 1 अपान 2 और डी सी ए अपान डी टी की वैल्यू दी गई है क्योंकि ये बोला जा रहा है जो C के सांद्रण के परिवर्तन की दर जो दी है 1.0, ठीक है। डी सी अपान डी टी परिवर्तन की दर होती है C की, अगर A की बोलता तो डी सी ए अपान डी टी होता परिवर्तन की दर, ठीक है। 1/2 इंटू 1.0 यानी 0.5, और इसका आपको अभी ऊपर लिखा है और बताया है हमने, इसका जो यूनिट होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। क्योंकि कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोल प्रति लीटर कंसंट्रेशन होता है, और नीचे क्या समय है, समय पर सेकंड हो जाएगा, और ये मोल प्रति लीटर लीटर इनवर्स ये मोल हो जाएगा, ठीक है। ये इसी का यूनिट है वेग का, ठीक है। ये सभी का वेग निकल गया, ठीक है। ये वेग इतना ही हो गया, यानी पूरी अभिक्रिया का जो वेग होगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी के सांद्रण के परिवर्तन की, ठीक है। तो एक का हम बता दे रहे हैं और सभी का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं हम ए की परिवर्तन की दर, ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं -1/2 डी सी ए अपान डी टी, इट इज इक्वल टू, क्योंकि ये दिया गया है 1/2 डी सी सी अपान डी टी, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमको दी गई है कितना, 1, तो डी सी ए
अपान डी टी की भी परिवर्तन दर हो जाएगी 1.0। सेम इसी प्रकार अगर बी का निकालना है तो डी सी बी अपान इसके बराबर कर देना है, डी का निकालना है तो ये भी इसके बराबर कर देना है, ठीक है। इसके परिवर्तन की दर आ जाएगी, तो डी सी अपान डी टी यानी ए की परिवर्तन दर जो है 1.0 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब सेकंड हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया, अभिक्रिया का वेग। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। किसी अभिक्रिया ए टू बी के लिए ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है, रिएक्टेंट, और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो T इट इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इसकी सांद्रता A है, यहाँ पर 0 है। T इट इज इक्वल टू T पर अगर मान लीजिए ये x यहाँ से कमी हो गई तो प्रोडक्ट x बनेगा। अगर मान लीजिए T इट इज इक्वल टू T प्लस डी टी के लिए, T प्लस डी टी यानी छोटे से समय अंतराल के अगर हम देखें तो यहाँ पर a माइनस एक्स से माइनस डी एक्स चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x प्लस डी एक्स यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगर हम अभिक्रिया का वेग लिखें यहाँ पर, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अगर औसत वेग लिखेंगे तो डी एक्स अपान टी। अगर हम तात्कालिक वेग लिखेंगे तो हो जाएगा डी सी या डेल्टा सी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का वेग जो होगा वो माइनस डी सी ए अपान डी टी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका स्टोइचोमेट्रिक गुणांक नहीं है, नहीं तो हम 1 अपान में लिख देते, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ए का अपान टाइम से डिवाइड कर देंगे तो अभिक्रिया का वेग आ जाता है, ठीक है। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी टी, ठीक है, अभिक्रिया का वेग यानी ये कंसंट्रेशन अपान टाइम, और यही जो है ये एक्स क्या है, इसकी सांद्रता है, ठीक है। एक्स के पदों में लिखें तो माइनस टाइम्स ये डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं चूंकि अभिक्रिया का जो वेग होता है, ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है। अगर बात करें कि माइनस डी सी ए अपान डी टी अभिक्रिया का वेग है और इस सी ए जो है ये कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है, डेट इज इधर भी लिख सकते हैं कि डी एक्स अपान डी टी, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेशन एक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इस प्रोपोर्शनल निशान को हटा दिया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, तो हम उस कांस्टेंट के स्थान पर लिख देते हैं कि ये टाइम सी ए, ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, ये हो जाएगा के टाइम्स एक्स, ठीक है। सूर्य यहाँ पर देखना जो अभिक्रिया के वेग होगा अभिकारक ए के सांद्रता, ठीक है, तो अभिकारक ए की जो सांद्रता जो टी इक्वल टू टे पर चेंज होगी वो ए माइनस एक्स यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस एक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना a माइनस एक्स। और जो ये k हमको मिला है यही है क्या, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ये क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो वेग स्थिरांक यानी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड होता है अभिक्रिया यानी रिएक्शन के ऑर्डर पर यानी कोटि पर डिपेंड होता है, ठीक है। अभी आपको हमें एक रिलेशन दिया हमने के टाइम्स, ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन हमने मान लिया ये ए है और इसकी पावर एन जो है ये अभिक्रिया के क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर है यानी जिसे हम लोग कोटि कहते हैं। ये फार्मूला याद रखना, वेग इट इक्वल टू होता है के टाइम्स ये अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये क्या कंसंट्रेशन सांद्रता है, इसकी पावर एन जो है ये ऑर्डर है, ठीक है। हमें क्या करना है, वेग स्थिरांक की इकाई चाहिए, ठीक है। और वेग की इकाई हम लोगों को पता है क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कभी कोई ये पूछ लिया जाता है और ये पूछा भी गया है कि वेग का यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, तो के इट इज इक्वल टू ये मोल, ये है लीटर इनवर्स, ये है सेकंड इनवर्स अपान हाँ कंसंट्रेशन,
ये कंसंट्रेशन, ये क्या है, सांद्रता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम लोग भी लिखते हैं क्या, मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स हो जाएगा, पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ जगह कम पड़ जा रही है। अब क्या करें, इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा मोल का स्क्वायर लीटर की पावर -2। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये मोल की पावर 1 -n, यानी मोल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो माइनस में, और ये मोल ऐड हो जाता है। ठीक है, मोल की पावर 1 -n, और लीटर की पावर जो हो जाएगा वो n-1, क्योंकि लीटर यहाँ पर माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, और ये लीटर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है जब बेस सेम होता है, n-1। और यहाँ पर ये है सेकंड इनवर्स। ठीक है, अभिक्रिया की जैसी कोड रहेगी वैसा हमारा यूनिट। अगर कहेगा प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए, या सेकंड कोड की अभिक्रिया के लिए, या थर्ड कोड की अभिक्रिया के लिए, यहाँ पर 1 2 3 जीरो कोड की अभिक्रिया के लिए तो 0 रख देना, यहाँ पर फर्स्ट कोड के लिए तो 1 रख देना, सेकंड कोड के लिए 2 रख लेना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेग स्थिरांक तथा ताप में संबंध। ठीक है, रेट कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो तापक्रम अभिक्रिया के वेग पर तापक्रम T का प्रभाव आर्हीनियस समीकरण द्वारा पड़ता है, और आर्हीनियस का जो समीकरण होता है वो k होता है a -EA अपान RT होता है। ठीक है, और E जो है ये सक्रियण ऊर्जा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ ln अगर लिखें तो ln k ln A माइनस EA अपान ये स्मॉल a होता है RT होगा। ठीक है, अगर इसको लॉग के रूप में लिखें तो 2.303 log 10। ठीक है, फार्मूला लिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है। ठीक है, 2.303, ठीक है, ये होगा log 10A और log 10A माइनस EA अपान RT। ठीक है, ln से log में चेंज करेंगे तो 2.03 log 10 के ये हो जाएगा, ये है माइनस में। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 10 के इट इज इक्वल टू log, ये बेस है 10, ठीक है, बेस में 10A माइनस EA अपान RT इंटू 2.303। ठीक है, अगर इसे हम लोग कंपेरिजन करें y इट इज इक्वल टू mx प्लस c से, ठीक है, ये जो होता है ये अंतःखंड होता है। ठीक है, यानी इंटरसेप्ट होता है। m जो होता है उसका ढाल होता है यानी स्लोप। ठीक है, tan थीटा इट इज इक्वल टू m होता है। सेम इसी प्रकार ये यहाँ पर इधर उधर लिख दिया गया है। जो ये log 10A है ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है यानी ये इंटरसेप्ट है, यानी अंतःखंड ये है, और ये पूरी जो वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर RT है, T जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, दैट इज ये क्या वेरिएबल में है यानी mx में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और EA अपान 2.303 R जो हो जाएगा, EA अपान EA भी कांस्टेंट है, सक्रियण ऊर्जा कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है, 2.030 भी कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू m हो जाएगी, यानी m की वैल्यू क्या है माइनस टाइम्स EA अपान R और 2.303। ठीक है, अगर एक ग्राफ हम बनाएं यहाँ पर तो इस ग्राफ देखो इंटरसेप्ट जो -m है वो क्या माइनस में है। ठीक है, तो ग्राफ जो क्या होगा इस प्रकार से होगा। ठीक है, ग्राफ इस प्रकार से होगा, यहाँ पर ये 1/t में है क्योंकि अपान t में है। ठीक है, और इधर हम लोग log 10k लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इधर रहेगी। ठीक है, log 10k रहेगा, और ये क्या है इसका ढाल है, और इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप या ढाल, या हम लोग कहते हैं प्रवणता माइनस EA अपान RT नहीं रहेगा 2.303 रहेगा। ठीक है, कभी कभी स्लोप भी पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये रिलेशन भी दे सकता है कि इसमें स्लोप बताइए, तो आपको यह पूछेगा ऐसे
ऐसे ग्राफ दे दीजिएगा तो बोलेगा इसमें स्लोप बताइए या इसकी प्रवणता बताइए, ठीक है। यहाँ से प्रवणता निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा, इसकी ढाल निकल जाएगी, ढाल भी पूछ लिया जाता है। अगर किसी अभिक्रिया के लिए ताप T1 से T2 में परिवर्तन हो रहा है तो यही जो इक्वेशन था उस इक्वेशन में हम log K2 इट इज इक्वल टू log 10A माइनस EA अपान 2.303 R T2 और ये हो जाएगा log K1 इट इज इक्वल टू log 10A माइनस EA अपान 2.303 R T1 में एक रिलेशन बनाएंगे। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा 2.303 log 10 K2 अपान K1 इट इज इक्वल टू EA अपान R कॉमन हो जाएगा, अंदर में बचेगा T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आइए बता। तो क्वेश्चन के कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अभिक्रिया N2O5 टेंडेंट टू N2O4 प्लस 1/2 O2 के लिए तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस एवं 65 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक क्रमशः 3.46 इंटू 10⁻5 इंटू 4.87 इंटू 10⁻³ है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए या अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होगी जब R की वैल्यू 1.987 कैलोरी पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। तो जब भी दो वेग स्थिरांक दे दी जाए, सक्रियण ऊर्जा दे दी जाए, तो तुरंत आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि सर हमने एक ही फार्मूला पढ़ा है ऐसा 3.303 log बेस में 10 ये K2 अपान K1 ये भी वेग स्थिरांक, ये भी वेग स्थिरांक, दो वेग स्थिरांक यहीं पर होता है और सक्रियण ऊर्जा भी यहीं पर होता है और R की वैल्यू भी यहीं होती है और तापक्रम T2 माइनस T1 दो तापक्रम भी दिया है। तो भाई यही फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। ऐसा ज्ञात करना है तो आपकी EA की वैल्यू ज्ञात करना है, K2 की वैल्यू दी गई है, K1 की वैल्यू दी गई है, R की वैल्यू दी गई है, T2 की वैल्यू दी है, T1 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ सब इसकी वैल्यू रख देना, EA का मान ज्ञात कर लेना, ठीक है। पहले वालों को T1, सेकंड वाले को T2, पहले वाले को K1, दूसरे वाले को K2, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पर रखना है और ये EA की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, वो अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया 2A प्लस बी इट इज इक्वल टू 3 से प्लस डी के लिए है, ठीक है। तो इसके जो अणु होंगे, ए के कितने अणु हैं 2, बी के कितने हैं 1, तो इसकी आणविकता हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अगर सेम इसी प्रकार अगर हम ले लें कि NH4 और NO2 और ये चेंज हो रहा है N2 में प्लस 2H2O में, इसकी आणविकता कितनी है, अभिकारक के अणुओं की संख्या यहाँ पर 1 है, इसकी आणविकता 1 होगी, ठीक है। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर ले लें H2 प्लस I2, ठीक है, ये 2H I में चेंज हो रहा है, इसकी आणविकता 1, इसकी 1, ठीक है। तो इसकी आणविकता दोनों के मिला के ऐड कर लेते हैं, हो जाएगी 2, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग 2NO की प्लस O2 की, इस भी गैस हैं, ये भी I2 से भी गैस हैं, ठीक है। और ये चेंज हो रहा है 2NO2 में, इसकी आणविकता कितनी होगी 2 + 1 यानी 3। ये कब होगा, जब ये इक्वेशन यानी समीकरण जो होगा, रिएक्शन जो होगा वो एकदम संतुलित होगा, तब आपको ऐड करना है, पहले संतुलित कर देना है तब उसके बाद, ठीक है। ये 3 होगी इसकी आणविकता। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोट यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए जनरल A प्लस B, ठीक है, टेंडिंग टू C प्लस D, ठीक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद, ठीक है। तो इसका जब हम लोग वेग लिखेंगे, वेग होता है K टाइम्स A जो है ये कंसंट्रेशन है, सांद्रता A की पावर A और ये है इनटू रहेगा, ठीक है, ये B की पावर ये B है, ठीक है। तो अभिक्रिया की जो कोट होती है वो वेग समीकरण में व्यक्ति अभिकारकों की सांद्रता के
घातों का योग, अभिकारकों के सांद्रता के घातों का योग यानी A प्लस B ही क्या होती है, ये कोट होती है किसी अभिक्रिया की, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। ये अभिक्रिया की कोटि है A प्लस B। जैसे मान लीजिए H2 और Br2 हमने रिएक्शन कराया तो 2HBr हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो अगर हम वेग लिखें अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो K टाइम्स, ठीक है, H2 और ये Br2, और इसकी देखो पावर क्या है 1, तो इस कितने कोड की अभिक्रिया है, सेकंड कोड की अभिक्रिया होगी, यानी सेकंड ऑर्डर की ये अभिक्रिया होगी। सेम इसी प्रकार हमने लिया था जो एग्जांपल NH4 NO2 N2 प्लस 2H2O के लिए, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो K टाइम्स होगा अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो अभिकारक की सांद्रता क्या है, NH4 NO2, ठीक है। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी गुणांक जो है 1 है, ठीक है। और अभिक्रिया की जो कोट होगी वो 1 होगी, ठीक है। और कोई है नहीं ऐड कर लेते हम, ठीक। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 COOH प्लस NaOH, ठीक है। यहाँ पर NaOH ले लिया, ठीक है, और ये इसकी अभिक्रिया हुई तो चेंज हो गया CH3 COO Na प्लस H2O, ठीक है। अगर अभिक्रिया की कोड की बात करें तो हम वेग लिखेंगे पहले, वेग इट इज इक्वल टू K टाइम्स होता है ये अभिकारक जो दिया होता है CH3 COOH, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, फिर सेकंड अभिकारक जो दिया होता है इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 होता तो इसकी पावर में 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 होता है पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। तो 1 1 है, अभिक्रिया का जो ऑर्डर यानी कोट होगा वो सेकंड कोट की होगा, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो याद रखना, अगर मान लीजिए CH3 COOR, ठीक है, प्लस H2O और यहाँ पर लिख दिया गया अधिक, या हम लोग एक्सेस लिख दें, अधिक में ले लिया गया, और अभिक्रिया बनी CH3 COOH प्लस ROH, ठीक है, मेथेनॉल इथेनॉल कुछ भी जो बना। तो यहाँ पर देख लेना, जो अभिक्रिया का वेग जब लिखेंगे तो H2O को नहीं लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग K टाइम्स CH3 COOR, ठीक है, पावर 1। अगर लिख भी देते हैं H2O तो इसका पावर में हम 0 लिखेंगे, क्योंकि अधिक में जो H2O जो लेते हैं उसकी पावर जो होती है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। अधिक में अभिक्रिया की कोट जो H2O वाटर लिए जाएंगे, कोई भी चीज़ अधिक में लिया जाएगा तो उसके पावर यानी उसकी कोट जो होगी वो 0 हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अधिक लिखने का कारण ये होता है कि इस सांद्रण का यानी इस अभिक्रिया की जो है वो शून्य कोटि है, ठीक है, यानी शून्य कोट H2O रहेगा। कहीं पर H2O दिख जाए उसके पावर में 0 लिख देना, तो हमें लेना हो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर ये 2A प्लस B यहाँ पर एक्सेस लिख दिया जाए, एक्सेस, ठीक है, और बना कोई उत्पाद, तो उत्पाद से मतलब ही नहीं होता, हमें मतलब होता है किससे, अभिकारक से। तो वेग जब हम लोग लिखेंगे वो K टाइम्स हो जाएगा A की पावर 2 इंटू B, ठीक है, ये 2 इसके पावर में, B की पावर 1, लेकिन ये एक्सेस में है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 0, यानी इसकी कोट जो हो जाएगी 0। तो अभिक्रिया की जो कोट होगी, कोट यानी आर्डर जो होगा वो होगा केवल और केवल यही 2, ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐड करते हैं और 0 और 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई अभिक्रिया है, ठीक है, A प्लस B के लिए, और यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, ठीक है, और A का मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स मोल प्रति लीटर यानी ये कंसंट्रेशन इन सांद्रता दी गई है, ठीक है, इसका कितना है 1 है, ठीक है, B का कितना है 2 है, और इसका वेग जो है वो मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये सभी यूनिट हैं वो 2 है, ठीक है। सेम इसी प्रकार 3 ये इक्वेशन दिया गया है, 3 इक्वेशन बनाना होगा, एक में फिर इतना कंसंट्रेशन, इसका इतना, वेग इतना, 2 4 4 ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया की कोट लिखना है, तो आपको उत्पाद से कोई मतलब नहीं है,
आपको अभिकारक से मतलब है, तो इसका हम लोग बेग लिखेंगे। बेग क्या होता है, के टाइम्स होता है जो सांद्रता होती है ए, ये इसकी पावर कुछ भी हम मान लेते हैं, अगर एम होगी और सेकंड जो बी होगा उसका हम मान लेंगे एन होगा, ठीक है। तो इक्वेशन हम बनाएंगे फर्स्ट के लिए। फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे इसका सांद्रता इतना इतना तो बेग इतना हुआ, तो 2 लिख देंगे हम इधर, और के टाइम्स सांद्रता है 1, ठीक है, 1 की पावर m इंटू 2 की पावर n, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम इसी प्रकार 2 इट इज इक्वल टू यहाँ से लेंगे 2 2 2 2, यानी ये हो जाएगा के टाइम्स 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n कर देंगे, ये इक्वेशन सेकंड। सेम इसी प्रकार 4 लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा k इंटू 2 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 4 की पावर n, ठीक है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। अगर समीकरण 1 और 2 से अगर हम तुलना करें, डिवाइड कर दें, अगर हम इसको हम डिवाइड कर दें, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/2 की पावर यहाँ पर है m, ठीक है, क्योंकि इससे ये भी कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, यहाँ ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, के से के भी कट जाएगा, ठीक है। और चाहे इधर ये भी 1/2 की पावर, ये पूरा m हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, तो इसका भी पावर हम 0 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर भी, इतने अभी नहीं लिखें, मान लीजिए यहाँ पर भी 1/2 0 रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 1/2 की पावर m, ठीक है। इसका घातांक की तुलना करेंगे तो m इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, m का मान 0 है। फिर 2 और 3 से अगर सोल्व कर लें, ये थर्ड है, सेकंड और थर्ड से अगर हम सोल्व करें, इसको डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 2/4 की पावर n हो जाएगा। अगर इसका हम कंपैरिजन करें, यहाँ पर कोई पावर है, मान लीजिए 1 है, तो n इट इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, n इट इज़ इक्वल टू 1। और अभिक्रिया की जो कोट होती है, वो पावर हमने पहले बताया था, वो m प्लस n होगी, m की वैल्यू कितना 0 और इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1, अभिक्रिया की कोट जो हो जाएगी वो 1, इसका मतलब ये 1 कोट की अभिक्रिया है, ठीक है। जिसका मतलब B जो था वो एक्सेस में तो था या तो वाटर था, ठीक है, 1 कोट की अभिक्रिया है। अगर बात कीजिए आणविकता, तो इसकी आणविकता 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है और कोट ही फर्स्ट है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आणविकता भी सेम हो जाती है, कोट भी सेम हो जाती है, लेकिन आणविकता क्या होगा, हमेशा मतलब एक नंबर में मतलब इंटीजर्स होगा, और जो कोट ही होगा वो कोट 0 भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, 2/3 कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन आणविकता जो कभी 0 नहीं होगी, ठीक है। और सेकंड हम वीडियो में, वीडियो लंबी हो गई बहुत, सेकंड वीडियो में हम फर्स्ट कोड, सेकंड कोड और थर्ड कोड के जितने भी जो रिलेशन हैं, मेन रिलेशन जो होगा, ठीक है, वो अभिक्रियाओं को हम बताएंगे एकदम पूरा डिराइव करके, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड भी बताएंगे सबका, ठीक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।